हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हाल चाल है। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे, मस्ती कर रहे होंगे, एकदम चिल कर रहे होंगे। स्वागत है आप सभी बच्चों का पीडब्ल्यू के इस प्लेटफॉर्म पर। ये उदय बैच हमारा क्लास 9th के बच्चों के लिए, कक्षा 9वीं के बच्चों के लिए है। मोहित यादव मेरा नाम और मैं आपको यहां पर पढ़ा रहा हूं जीव विज्ञान। ठीक, तो मोहित यादव मेरा नाम है और मेरा काम है कि मैं आपको यहां पर क्या पढ़ाऊं, जीव विज्ञान आपको यहां पर पढ़ाता हूं। और आज हम लोग जिस टॉपिक को, जिस चैप्टर को यहां पर कवर कर रहे हैं, तो जिस चैप्टर को कवर करने वाले हैं उसका नाम है जीवों में विविधता, डाइवर्सिटी इन द ऑर्गेनिज्म। क्या नाम है बेटा? जीवों में विविधता, डाइवर्सिटी इन ऑर्गेनिज्म। इस चैप्टर को हम लोग यहां पर पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स करके हम लोगों ने, क्योंकि आपको पता है कि ये चैप्टर बहुत ही लेंदी चैप्टर है ना। आप सभी को पता है, आप भी देख रहे हो सर इसके 10 लेक्चर जा चुके हैं, आज 11वां लेक्चर है, अभी और कितने लेक्चर जाने वाले हैं, है ना। ये सोचो सर कब खत्म होगा ये चैप्टर। तो देखो अभी ज्यादा इसमें कुछ बचा नहीं है। आई होप कि 1-2 लेक्चर और लगेंगे और ये जो चैप्टर है आपका जीवों में विविधता, ये जो है खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसके जितने भी टॉपिक हैं वो सारे के सारे कवर हो जाएंगे। इसके पहले 10 लेक्चर हम लोग इस चैप्टर के पढ़ चुके हैं और वहां पर हम लोगों ने हर एक टॉपिक को बहुत ही अच्छे से, बहुत ही डीप में उसको कवर किया है। और सिर्फ टॉपिक को ही कवर नहीं किया है, उससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो होते हैं, वो भी हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। डीपीपी आपको मिल ही जाती है, आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर ही रहे होंगे, तो आप लोग समझ रहे होंगे कि जो टॉपिक आप लोग यहां पर पढ़ रहे हैं वो आपको कहां तक समझ में आ रहा है, कितना क्लियर हो पा रहा है, कोई दिक्कत तो आ रही है या फिर नहीं आ रही है। वैसे जितने भी बच्चे मेरे को कमेंट करते हैं तो ऐसा अभी तक कोई भी नेगेटिव कमेंट नहीं आया है कि ऐसा कोई दिक्कत है। लेकिन फिर भी आप अगर लेक्चर को देख रहे हैं या कुछ पिछले लेक्चर को अगर आप देख रहे हैं और अगर आपको लगता है कि आपको कोई चीज या कोई पॉइंट, कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, आप तुरंत कमेंट बॉक्स में जाएंगे और कमेंट बॉक्स में जाकर के जो भी आपकी प्रॉब्लम है, चैप्टर से रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है, जो भी आपकी समस्याएं हैं, आप उसको वहां पर टाइप करेंगे। ठीक है, और हमको कमेंट करके भेज देंगे। ठीक है ना। उससे क्या होगा, उससे हम आपके कमेंट को देखेंगे और ऐसा अगर कोई पॉइंट है जो आपको डिस्कस नहीं हो रहा है तो उसको हम वहां पर डिस्कस भी करेंगे। क्यों? क्योंकि मुद्दा यह है भाई कि तुमको चीजें समझ में आनी चाहिए। ठीक है ना। वैसे तो सारी चीजें क्लियर ही हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई पॉइंट, अगर कोई टॉपिक क्लियर नहीं हो रहा है, आप क्या करेंगे, आप कमेंट में जाकर के उसको लिखेंगे और उसको फिर हम दूर करने का प्रयास करेंगे। तो ये जो लेक्चर नंबर है आज, ये लेक्चर नंबर 11 है। ठीक, 11वां लेक्चर हम लोग इसका पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग यहां पर जो टॉपिक को कवर करने वाले हैं वो है प्रोटोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा। ठीक, वर्टिब्रेटा को कशेरुकी भी कहते हैं। अब इसके पहले जितने भी फाइलम थे, आप लोगों को पता है कि आप लोग क्या पढ़ रहे हैं, आप लोग एनिमलिया जगत को पढ़ रहे हैं, है ना। एनिमलिया जगत आप पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग किसके बारे में चर्चा करते हैं, जीव जंतुओं के बारे में चर्चा करते हैं। किसके बारे में चर्चा करते हैं बेटा? जीव जंतुओं के बारे में चर्चा करते हैं। 5वां जगत है, इसके अलावा जो और भी जगत हैं उसके बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं, चाहे फिर वो मोनेरा हो, प्रोटिस्टा हो, फंजाई हो, प्लांटी हो। ठीक, तो ये 4 जगत हैं और 5वां कौन सा है? एनिमलिया, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं जीव जंतुओं के बारे में। आप सभी को पता है बहुत सारे तरह की वैरायटी है, यहां पर बहुत सारी तरह के स्पीसीज पाई जाती है जंतुओं में। डिफरेंट टाइप्स के, भिन्न भिन्न प्रकार के जीव जंतु होते हैं, छोटे से लेकर के बड़े तक। बहुत से ऐसे होते हैं जो आपको दिखाई देते हैं, कुछ नहीं भी दिखाई देते हैं, है ना। उनको हम लोग प्रोकैरियोट, यूनिसेलुलर में रखते हैं। वो हम लोगों ने मोनेरा में वहां पर पढ़ा था। ठीक है, यहां पर हम लोग जिस जीव जंतुओं की चर्चा करेंगे वो, उसके अंतर्गत बहुत सारे फाइलम आते हैं। आपको पता है जीव जंतुओं को किस में रखते हैं? फाइलम में रखते हैं। वहीं पेड़ पौधों की बात करते हैं तो उनको डिवीजन में रखते हैं। ठीक है, पिछली क्लास में भी इस पॉइंट को आपके साथ डिस्कस किया गया था ना। ठीक, अभी हम लोग क्या बता रहे हैं कि जीव जंतुओं में जितने भी एनिमल हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, उसको किस में रखते हैं? फाइलम में रखते हैं। ठीक है, तो कितने तरह के फाइलम है? तो लगभग 10 तरह के फाइलम यहां पर हम लोग चर्चा करते हैं। 10 तरह के फाइलम में 8 फाइलम की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। फिर वो चाहे प्रोटोजोआ हो, प्रोटोजोआ तो हम लोगों ने प्रोटिस्टा में ही पढ़ा था। ठीक है, पोरीफेरा से स्टार्टिंग होती है, तो पोरीफेरा, इकाइनोडर्मेटा, प्लेटीहेल्मिन्थीज। अब पोरीफेरा के बाद क्या आ जाएगा? सीलेंट्रेटा, है ना। इकाइनोडर्मेटा पहले आ गया, अभी कुछ क्लास पहले हम लोगों ने उसको डिस्कस किया था ना। तो पहले क्या आ जाएगा? पोरीफेरा, फिर सीलेंट्रेटा। ठीक, उसको निडेरिया भी कहते हैं, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज, ठीक है, एनिलेडा, और फिर ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, ये सारे हम लोग क्या कर चुके हैं? पढ़ चुके हैं। ठीक,
अभी हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो क्या है, प्रोटोकॉर्डेटा है, और प्रोटोकॉर्डेटा के बाद सीधे सीधे क्या आ जाएगा, वर्टिब्रेटा आ जाएगा। आपको पता है वर्टिब्रेटा भी अपने आप में थोड़ा सा एक बड़ा फाइलम है, ठीक है, उसकी चर्चा भी करेंगे। इतना भी बड़ा नहीं है कि तुमको समझ में नहीं आएगा, तो टेंशन नहीं लेने का दोस्त, पूरा समझ में आएगा, चाहे जितना बड़ा फाइलम हो, आराम से उसको एक एक उसके पॉइंट को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि प्रोटोकॉर्डेटा में हम लोगों को किस चीज के बारे में पढ़ना है। तो ये इतना सारा जो लिखा हुआ है इसको जाने देते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं पिक्चर के बारे में, ठीक है ना। यहां पर आपको दो चित्र दिखाई दे रहे हैं, ये दोनों कितने खूबसूरत से, कितने प्यारे से जीव जंतु हैं, कितने स्मार्ट लग रहे हैं ना। हाँ कह दो, हाँ सर बहुत स्मार्ट लग रहे हैं ना। ये जो आपको चित्र दिख रहा है इसका क्या नाम है, इसका नाम है बेलनोग्लासेस। तो बेलनोग्लासेस के बारे में पढ़ते हैं, और ये हर्डमानिया, दोनों को भी हम यहां पर लिख देते हैं। इसके पहले हमने आपको बताया था कि जितने भी फाइलम आप पढ़ रहे हैं आपको क्या करना है, सारे फाइलम की एक लिस्ट बनानी है, ठीक, और उसके बगल में क्या लिखना है, उसके जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, जितने भी उदाहरण हैं, वो भी आपको वहां पर लिखने हैं। आप लोगों ने लिखा कि नहीं लिखा है ना। अगर मुझे पता है आप लोगों ने नहीं लिखा, मैंने कहा था कमेंट करके मेरे को जरूर बताना, है ना। तो आपका होमवर्क क्या है, आपका होमवर्क है कि आपको क्या करना है, मैं फिर से बता रहा हूं कि आपको हेडिंग डालनी है एनिमलिया, उसमें लिखना है फाइलम, और जितने भी फाइलम है एक तरफ सारे फाइलम के नाम लिखने हैं, उसके बगल में आपको क्या करना है, उदाहरण हेडिंग डालनी है, और उस जगह पे सारे के सारे उदाहरण, जैसे कि पोरीफेरा है तो पोरीफेरा के अंदर कौन कौन से उदाहरण आते हैं, ठीक है ना, कौन कौन से जीव जंतु आते हैं वो लिखना है, ठीक है। फिर पोरीफेरा के बाद क्या सिलेंट्रेटा आ जाएगा, तो सिलेंट्रेटा के अंदर जितने भी उदाहरण हैं वो लिखने हैं, ऐसे प्लेटी हेलमेंथीज, एसके हेलमेंथीज, इस तरीके से क्या करना है, आपको सारे फाइलम लिखने हैं, और दूसरी तरफ उसके उदाहरण लिखने हैं, उस फाइलम के अंतर्गत कौन कौन से उदाहरण आते हैं, ये आपको याद हो जाना चाहिए। हमने हर बार जब आपको फाइलम पढ़ाया है तो उसके उदाहरण पर जोर दिया है, ठीक है ना। अब ये फाइलम खत्म होने वाले हैं, इसलिए आपको अब क्या करना है कि मेरा काम खत्म हो गया यहां से, अब यहां से मेरा काम खत्म हो गया, अब आपका काम चालू होता है, ठीक है ना। आप लोगों ने सारा पढ़ लिया, सब कुछ समझ लिया, अब आपका काम चालू होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है कि आपको सारे फाइलम याद होने चाहिए, ठीक है, 10 के 10 फाइलम आपको याद होने चाहिए, एकदम टिप पे रटे होने चाहिए, समझ रहे हो ना। हाँ, पढ़ने का मतलब तभी है जब चीजें आपको याद हो। अगर आपको चीजें याद नहीं हो रही है ना तो फिर कोई मतलब नहीं है ना, समझो मेरी बात को। तो आपको क्या करना है, सारे फाइलम लिखने हैं याद करके, देख के नहीं। हाँ हाँ बिल्कुल भी चीटिंग नहीं कि हाँ ठीक है सर ने बोल दिया है, आराम से देखे कौन कौन से फाइलम में, देख के टिप लिख लिए। बहुत सारे तो लिखते ही नहीं है ना। तो अपनी अपनी ईमानदारी से क्या करना है, सारे फाइलम आपको एक बार लर्न करने हैं। नहीं लर्न होते हैं कोई बात नहीं, मुझको पता है नहीं लर्न होंगे, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आपको उसको लिखना है, ठीक है ना। जब आप लिखोगे ना तो आपके दिमाग में क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। तो इसी तरह से सारे फाइलम लिखने हैं, और फिर उसके अंदर आने वाले जितने भी जीव जंतु हैं, जो भी उदाहरण हैं, वो आपको वहां पर लिखने हैं। क्लियर है, क्लियर है इतना, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज हम लोगों को जो फाइलम पढ़ना है, जिसको हम लोग कह रहे हैं प्रोटोकॉर्डेटा, उसके अंतर्गत जो जीव जंतु आते हैं वो बहुत ही आसानी से आपको याद हो जाएंगे। ये जो आपको इतना बड़ा सा जीव जंतु यहां पर दिख रहा है, इसको बोलते हैं बेलनोग्लासेस। बेलनो ग्लासेस, ठीक है। तो ये जो चित्र आपको दिख रहा है ये बेलनो ग्लासेस है, जो कई सारे पार्ट में बट गया है, ठीक है ना। जैसे कि आप लोग देख रहे हो, ये इसका क्या है, ये कॉलर वाला भाग है, जो ये ऊपर का अपर वाला रीजन है, ये क्या है, ये कॉलर, ये नीचे वाला ये कॉलर वाला भाग है, ठीक है। और ये सुंड है, ठीक है ना, शंकु जिसको कहते हैं। तो ये सुंड है और ये कॉलर वाला भाग है, ये पूरा उसकी बॉडी हो जाएगी। ये क्या हो जाएगा, पूरी उसकी बॉडी हो जाएगी। आखिरी में क्या मिल जाएगा, गुदा मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है कि जो इसकी बॉडी है वो कई सारे टुकड़ों में, ज्यादा टुकड़ों में नहीं, लेकिन फिर भी कुछ 2-3 टुकड़ों में बटी हुई है, जिसमें क्या है, कॉलर मेन इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, ये कॉलर है, जो कॉलर क्या करता है, सर और बाकी के धड़ को जोड़ने का काम करता है। जैसे हमारे में क्या पाई जाती है, गर्दन। अब आप ये गर्दन है ना, गर्दन क्या कर रही है, गर्दन ये सर को और इस नीचे वाले धड़ को जोड़ने का काम कर रही है ना, फ्लेक्सिबल है, आराम से ऐसे मूव कर सकते हैं, घुमा सकते हैं। तो उसी तरीके से बेलनो ग्लासेस भी है, कुछ कुछ उसी तरीके से बेलनो ग्लासेस भी है कि ये सर है और बाकी नीचे का धड़ है, और इसको गर्दन ना बोल करके क्या बोला गया है, कॉलर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कॉलर बोला जाता है, ठीक। उसी तरीके से ये आपको चित्र दिख रहा है, तो आपको ये कुछ रंगीन चित्र दिख रहा है, जिससे आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या है, ये समुद्री जीव जंतु हैं। हालांकि बेलनो ग्लासेस भी क्या है, समुद्री जीव जंतु है, ये भी समुद्र में पाया जाता है, ठीक है। इसका नाम क्या है बेटा, इसका नाम है हर्डमानिया। क्या नाम है इसका, हर्डमानिया नाम, ठीक है।
तो ये एक हर्डमानिया हो गया और एक बैलोक्लासिस हो गया, जो प्रोटोकॉर्डेटा के अंतर्गत आपको क्या करना है, ये आपको उदाहरण याद रखने हैं। ठीक है, अब चलिए देखते हैं कि प्रोटोकॉर्डेटा में कौन कौन से महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं। तो हमने आपको बताया कि ये क्या है बेटा, समुद्री जंतु हैं। क्या है ये, समुद्री जंतु हैं। आप लोगों ने इस चित्र को देख करके, हर्डमानिया को देख करके आप लोगों ने आइडिया लगा लिया होगा कि ये बेटा कहां पाए जाते हैं, ये समुद्र में पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं, समुद्र में पाए जाते हैं। तो बहुत ही आसान सा हो गया कि भैया ये कैसे जीव जंतु हैं, समुद्री जीव जंतु हैं। ठीक है, तो ये समुद्री जीव जंतु हैं। इसके बाद देखो यहां पर एक टर्म आ रहा है, एक शब्द है यहां पर, क्या है कि भैया द्विपार्श्व सम्मिति। क्या है, द्विपार्श्व सम्मिति। अब जो पुराने बच्चे हैं उनको पता होगा कि ये द्विपार्श्व सम्मिति क्या होता है, लेकिन जो नए बच्चे हैं उनको हम बता देते हैं यहां पर कि द्विपार्श्व सम्मिति का मतलब है कि किसी एक जीव को आप किसी एक अक्ष से ऐसे विभाजित करो। क्या करो, किसी जीव को एक अक्ष से विभाजित करेंगे तो उसका जो शरीर है वो दाएं और बाएं दो अलग अलग बराबर भागों में विभाजित हो जाएगा। जैसे ये बैलोक्लासिस का चित्र आप यहां पर देख रहे हैं, जब इसको एक सीधी रेखा से विभाजित करेंगे, क्या करेंगे, इसको जब एक सीधी रेखा से विभाजित करेंगे, जैसे देखो इस तरह से, ठीक। अब ये पूंछ मुड़ी हुई है तो उस पर टेंशन नहीं लेने का। जब आप इसको ऐसे सीधी रेखा से विभाजित करेंगे तो इसका जो शरीर है वो इधर वाला बायां धड़ हो गया और इधर का हिस्सा क्या हो गया, दायां धड़ हो गया। तो दाएं और बाएं बराबर भागों में क्या होगा, विभाजित होगा। और इस तरह को क्या बोलते हैं, इस तरह के लक्षण को, इस तरह के कैरेक्टर को क्या बोलते हैं, द्विपार्श्व सम्मिति। मतलब द्वि का मतलब दो बराबर भागों में विभाजित होना। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि द्विपार्श्व सम्मिति का मतलब क्या है। द्विपार्श्व सम्मिति का मतलब क्या है कि अगर आप किसी जीव को एक सीधी रेखा से होते हुए काटेंगे तो उसका जो धड़ सिर्फ एक सीधी रेखा से, एक ही अक्ष है, बहुत सारे अक्ष नहीं होंगे। अगर बहुत सारे अक्ष होंगे तो फिर वो क्या हो जाएगा, बताओ जल्दी से, अरीय सम्मिति हो जाएगा। ठीक है ना, लेकिन किसी एक अक्ष से काटना है और एक अक्ष क्या है, एकदम ऐसे सीधे। तो जब आप किसी जीव जंतु को एक सीधे अक्ष से होते हुए काटेंगे, लंबवत जब विभाजित करेंगे, तो जीव जंतु का जो शरीर है वो दो बराबर भागों में क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। और इस तरह के लक्षण को क्या कहते हैं, द्विपार्श्व सम्मिति कहते हैं। आई होप आपको यह पॉइंट यहां पर क्लियर हो गया होगा। वहीं दूसरा पॉइंट क्या है कि क्या है, कैसे है ये भैया, त्रिकोरिक होते हैं। कैसे होते हैं ये, त्रिकोरिक होते हैं। अब त्रिकोरिक का मतलब क्या है बेटा, तो त्रिकोरिक का मतलब होता है तीन तरह की जर्म लेयर पाई जाती है या तीन तरह का स्तर पाया जाता है। अब ये तीन तरह का स्तर क्या होता है, तीन तरह का स्तर क्या है, तीन तरह का स्तर का मतलब हो गया तीन तरह की लेयर पाई जाती है। पहली कौन सी लेयर हो जाएगी, बाह्य लेयर। पहली कौन सी लेयर हो गई, बाह्य लेयर। दूसरी मध्य स्तर। ठीक है, पहला बाह्य स्तर, दूसरा मध्य स्तर और तीसरा अंतः स्तर। ठीक, तो कितने स्तर हो गए, तीन तरह के स्तर हो गए। त्रिकोरिक है ना, क्या लिखा है, त्रिकोरिक। तो त्रि का मतलब क्या हो गया बेटा, तीन तरह के स्तर पाए जाएंगे, तीन तरह की लेयर होंगी। पहली बाह्य, दूसरी मध्य और तीसरी अंतः। अब कह दो सर ये क्या होता है, जो बाह्य लेयर है, जो बाह्य लेयर है, बाह्य स्तर, इसको क्या कहते हैं, इसको एक्टोडर्म कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, एक्टोडर्म। जबकि जो मध्य स्तर है इसको क्या कहते हैं, मीजोडर्म। क्या कहते हैं, मीजोडर्म। और वहीं जो अंतः स्तर है इसको क्या कहते हैं, इंडोडर्म। क्या कहते हैं, एंडोडर्म। तो समझ में आ गया हो आपको, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। एक्टोडर्म क्या है, बाह्य लेयर है, बाहरी स्तर है। मीजोडर्म बीच का स्तर है, मध्य लेयर है, मध्य स्तर। और जो तीसरा है एंडोडर्म, वो क्या है, अंतः स्तर है। तो इस तरह से जब तीन तरह की लेयर पाई जाएंगी, तीन तरह के स्तर होंगे, तो उसको क्या बोलेंगे, त्रिकोरिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, त्रिकोरिक बोलेंगे। और द्विपार्श्व सम्मिति का मतलब क्या है कि जब आप किसी एक जीव को लंबवत
विभाजित करेंगे तो जीव का जो शरीर है वो दो बराबर बराबर भागों में, दो समान भागों में विभाजित होगा। इसको बोलते हैं द्विपार्श्व सममिति। द्वि का मतलब क्या हो गया? दो, दो बराबर भागों में। ठीक है, चलो, तो ये प्रोटोकॉर्डेटा के अंतर्गत जो जीव जंतु आते हैं इसमें दो पॉइंट यहां पर क्लियर हो गए। पहला बहुत आसान सा पॉइंट है कि ये समुद्री जीव जंतु होते हैं, ठीक है, और दूसरा कि इनमें द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है और ये त्रिकोणिक होते हैं। इसका मतलब तीन तरह का स्तर पाया जाता है। कौन कौन से तीन तरह के स्तर पाए जाते हैं बताओ जल्दी से फटाफट। एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म। एक्टोडर्म क्या है? बाह्य स्तर है, मीजोडर्म मध्य स्तर है और एंडोडर्म अंतः स्तर है। क्लियर है इतना? चलो अब बढ़ते हैं आगे दूसरे पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि ये जो शारीरिक संरचनाएं हैं, ऐसे जीव जंतुओं की जो शारीरिक संरचनाएं हैं, इनमें कुछ नए लक्षण दर्शाते हैं। जैसे कि क्या है? नोटोकॉर्ड का पाया जाना। भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लेंगे आप इसको, ठीक है ना। ये जो नोटोकॉर्ड है ना, क्या है? जो नोटोकॉर्ड है, ये नोटोकॉर्ड का पाया जाना या नोटोकॉर्ड की उपस्थिति ही इसको क्या देती है? प्रोटोकॉर्डेटा नाम देती है। क्या देती है? प्रोटोकॉर्डेटा। और इसके बाद जब आप फाइलम पढ़ेंगे तो उसको बोलते हैं कॉर्डेटा। कॉर्डेटा का मतलब क्या? वहां पर प्रॉपर तरीके से मेरुरज्जु पाई जाएगी। क्या पाई जाएगी? मेरुरज्जु पाई जाएगी, ठीक है ना। जो नोटोकॉर्ड है किसमें बदल जाएगी? मेरुरज्जु में, वर्टिब्रल कॉलम में बदल जाएगी। तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या पाई जाती है? नोटोकॉर्ड पाई जाती है, ठीक है। ये नए लक्षण इनके जीवन की कुछ अवस्थाओं में निश्चित रूप से उपस्थित रहते हैं। मतलब स्टार्टिंग में उपस्थित रहेंगे और बाद में क्या हो जाएंगे? गायब हो जाएंगे। नोटोकॉर्ड है क्या? अब आप सोच रहे हो कि सर ये नोटोकॉर्ड क्या होता है? तो भैया नोटोकॉर्ड एक छड़ के आकार की, छड़ी देखिए ना, डंडा, डंडा देखे हो ना, बस वही एक नोटोकॉर्ड छड़ के आकार की एक लंबी संरचना होती है। क्या होता है? लंबी संरचना होती है जो जंतुओं के पृष्ठ भाग पे, पृष्ठ का मतलब पीछे, मतलब इधर, ये वाला कौन सा भाग है? ये पृष्ठ भाग है, तो पीछे वाले भाग पर, पृष्ठ भाग पर पाई जाती है, ठीक है। तो क्लियर है कि प्रोटोकॉर्डेटा के जो जीव जंतु हैं, इसका जो मेन जो लक्षण है, जो विशिष्ट लक्षण है, वो विशिष्ट लक्षण क्या है बेटा? नोटोकॉर्ड की उपस्थिति या नोटोकॉर्ड का पाया जाना। और नोटोकॉर्ड कहां पाई जाती है, कैसी होती है? तो छड़ के आकार की, लंबी छड़ के आकार की संरचना है जो पीछे वाले हिस्से में पाई जाती है, पृष्ठ भाग में पाई जाती है, ठीक। अगला पॉइंट क्या कह रहा है? अगला पॉइंट कह रहा है कि भैया ये तंत्रिका ऊतक को आहार नाल से अलग करती है। क्या करती है? तंत्रिका ऊतक को आहार नाल से अलग करती है और यह पेशियों के जुड़ने का स्थान भी प्रदान करती है, जिससे चलन में, मूवमेंट में, चलने में क्या होती है? आसानी होती है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है जो प्रोटोकॉर्डेटा के जंतु हैं, इनके जीवन की सभी अवस्थाओं में नोटोकॉर्ड उपस्थित नहीं रहती। हमने आपको पहले ही बताया था क्या कि नोटोकॉर्ड का पाया जाना प्रोटोकॉर्डेटा की क्या है? एक विशिष्ट लक्षण है। नोटोकॉर्ड का पाया जाना प्रोटोकॉर्डेटा का विशिष्ट लक्षण है, लेकिन ये नोटोकॉर्ड परमानेंट नहीं पाई जाती है। कभी कभी क्या होता है कि क्या लिखा है? जीवन की सभी अवस्थाओं में। जीवन की सभी अवस्थाओं का मतलब क्या है कि शुरुआत से लेकर के और जन्म होने से लेकर के मृत्यु तक की क्या हो गई? ये जीवन की अवस्थाएं हो गई, है ना। जैसे एक बच्चा पैदा हुआ, फिर वो धीरे धीरे बड़ा हुआ, ठीक है, फिर वो मैच्योर हुआ, फिर वो धीरे धीरे वृद्धावस्था में आ गया। तो ये क्या होती है? ये जीवन की अवस्थाएं हैं, है ना, जिसको बाल्यावस्था कहते हैं। जब बच्चे छोटे होते, जैसे आप लोग छोटे छोटे हो, इसके पहले 5-6 साल पहले आप और छोटे छोटे थे, तब आप और ज्यादा शैतानियां करते थे। अभी हो सकता है आपने शैतानियां करना कम कर दिया हो, लेकिन लगता तो नहीं है ऐसा, है ना, कि आपने शैतानियां करना कम कर दिया होगा। जैसे जैसे आप बाल्यावस्था से बड़े हो रहे हो, वैसे शैतानियों का लेवल भी क्या है? वो तुम लोगों की जो नालायकी का जो लेवल है वो भी बढ़ता जा रहा है ना। लेकिन कहा जाता है जो बाल्यावस्था में जो बच्चे होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, वो थोड़े से ज्यादा शैतान होते हैं और मम्मी पापा उनको डांटते भी नहीं है। तुम लोगों को तो डांट पड़ने लगी होगी ना, क्योंकि तुम लोग काम ही ऐसे करते हो, है ना। तो एक होगी बाल्यावस्था, वो छोटे वाली अवस्था, बचपन की अवस्था। अब आप धीरे धीरे कहां जा रहे हैं? अब आप वयस्क अवस्था में बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे आप क्या हो रहे हैं? मेच्योर हो रहे हैं, है ना। अभी आप 9th में हैं, फिर 10th में जाएंगे, फिर 11th 12th में। तो क्या मेच्योरिटी धीरे धीरे बढ़ रही है। फिर जब आप मेच्योर हो जाएंगे तो फिर क्या आ जाएगा? फिर एक आएगी वृद्धावस्था। मतलब अब आप क्या हो, फिर धीरे धीरे बूढ़े होने लगे, है ना। वो 40 साल के बाद, फिर 50 साल के बाद वो अवस्था आती है। तो ये क्या है? ये जीवन की अवस्थाएं हैं, है ना। तो ये जीवन की अवस्था मैंने आपको एक सिंपल सा उदाहरण देकर के बताया। तो इसी तरीके से जो प्रोटोकॉर्डेटा के अंतर्गत जो जीव जंतु आते हैं, जैसे कि बेलनोग्लासेस है ना, हार्डमानिया है, एम्फिऑक्सेस है, ये इनमें भी क्या जीवन की अवस्थाएं हैं। और जीवन की पूरी अवस्था तक नोटोकॉर्ड बनी रहे ऐसा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। नोटोकॉर्ड पाई जाती है, लेकिन आखिरी तक बनी रहे, हर एक अवस्था में बनी रहे ऐसा जरूरी नहीं है। वही पॉइंट यहां पर ये दर्शा रहा है
कि प्रोटोकॉर्डेटा जो जंतु हैं इनके जीवन की सभी अवस्थाओं में नोटोकॉर्ड नहीं उपस्थित रह सकता है या उपस्थित नहीं रह सकता है। ठीक है ना, क्लियर है। एग्जाम्पल की बात करेंगे, उदाहरण की बात करेंगे तो ये हर्डमानिया आ जाएगा और ये बेलनोक्लक्सस आ जाएगा। ठीक है ना, आई होप कि आपको यहां पर ये पॉइंट क्लियर होगा। चलो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे कॉर्डेटा की तरफ, जो क्या है महत्वपूर्ण है, जो कि क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसकी तरफ बढ़ते हैं। और कॉर्डेटा में हमने आपको बताया था कि जो नोटोकॉर्ड है वो यहां पर आकर के वर्टिब्रल कॉलम में बदल जाएगी। किसमें बदल जाएगी? वर्टिब्रल कॉलम में बदल जाएगी। तो देखते हैं यहां पर वर्टिब्रेटा में क्या लिखा हुआ है। वर्टिब्रेटा को हम लोग कशेरुकी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कशेरुकी भी कहते हैं। ठीक है, वर्टिब्रेटा को क्या कहते हैं? कशेरुकी भी कहते हैं। इन जंतुओं में वास्तविक मेरुदंड पाई जाती है। देखो बताया था मैंने कि जो नोटोकॉर्ड है वही नोटोकॉर्ड किस में बदल जाएगी? मेरुदंड में बदल जाएगी। मेरुदंड एक ज्यादा कठोर स्ट्रक्चर है, ज्यादा कठोर संरचना है कंपेयर टू नोटोकॉर्ड। ठीक है ना, नोटोकॉर्ड का पाया जाना एक तरीके से शुरुआत थी। ठीक है ना, जैसे वायरस क्या है? सजीव और निर्जीव के बीच की जो है कनेक्टिंग लिंक है ना, मतलब एक क्या है कनेक्टिंग लिंक को क्या कहते हैं? जो भी कहते हो, मतलब एक कड़ी है। क्या है? एक कड़ी है जो निर्जीव को सजीव से जोड़ता है। अब वायरस जो होस्ट की बॉडी के बाहर रहते हैं, जब वो बाहर रहेंगे, इन्वायरमेंट में रहेंगे, तो वो कैसे? निर्जीव। लेकिन जब ये वायरस किसी होस्ट के अंदर आ जाएंगे, वो होस्ट आपका कोई ह्यूमन भी हो सकता है, वो कोई एनिमल भी हो सकता है, वो कोई प्लांट भी हो सकता है। मतलब जब वायरस किसी भी ऐसे जीव जंतु या पेड़ पौधों के शरीर के अंदर आ जाएगा, है ना, तो क्या होगा? फिर वो वहां से जो है पोषक पदार्थ लेगा, न्यूट्रिशन लेगा, पोषण लेगा और उसको नुकसान पहुंचाएगा। तो उसको नुकसान पहुंचाता है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमको मतलब है क्या कि वायरस जो है वो क्या है? कनेक्टिंग लिंक है, एक कड़ी है किसके बीच की? निर्जीव और सजीव के बीच की। तो उसी तरीके से क्या है, जो मेरुदंड है वो मेरुदंड तुरंत नहीं आई, है ना। पहले क्या आया? पहले प्रोटोकॉर्डेटा आया और प्रोटोकॉर्डेटा में क्या पाई गई? नोटोकॉर्ड पाई गई। और वो नोटोकॉर्ड जीवन की सभी अवस्थाओं में बना रहा है, वो भी कोई क्लियर नहीं था। लेकिन मेरुदंड जो है, जो नोटोकॉर्ड ही किस में बदल जाती है? मेरुदंड में बदल जाती है ना। ये स्पाइनल कॉर्ड जो आप यहां देख रहे हो ना, जिसको वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं। ठीक, तो ये जो मेरुदंड है ये जीवन की सभी अवस्थाओं में पाई जाएगी। गारंटी है इस बात की भाई साहब। ठीक है ना, इस बात की गारंटी है कि ये जो वर्टिब्रेटा में जो मेरुदंड पाई जाती है ये जीवन की सभी अवस्थाओं में पाई जाएगी। ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट। चलो अभी देखो क्या कह रहा है, मेरुदंड पाई जाती है और अंतः कंकाल पाया जाता है। आपको पता है हमारे शरीर के अंदर भी क्या है? हमारे शरीर की संरचना कैसे बनी है? स्केलेटल सिस्टम से, कंकाल से। हमारे शरीर के अंदर अंतः कंकाल है जो क्या कर रहा है? हमारे शरीर को आकार देता है, हमारे शरीर को शेप देता है ना। हमारा शरीर इस शेप में है, क्यों? क्योंकि हड्डियों का ढांचा, कंकाल का मतलब क्या है? हड्डियों का ढांचा। तो हमारा जो शरीर है वो हड्डियों के ढांचे से मिलकर के बना है, जो हमारे शरीर को एक आकार देता है। तो वर्टिब्रेटा के अंतर्गत बेटा हम लोग भी आते हैं। अभी हम आपको आगे चल करके बताएंगे कि वर्टिब्रेटा के अंतर्गत कौन कौन से जीव जंतु आते हैं। जितनी भी मछलियां हैं वो सारी की सारी मछलियां आएंगी। उभयचर, ऐसे जीव जंतु जो जल में भी रहते हो और भूमि में भी रहते हो, उनको उभयचर कहते हैं, वो भी वर्टिब्रेटा में आएंगे। जितने भी तरह के रेप्टाइल्स हैं, सरीसृप, है ना, चाहे मगरमच्छ हो, चाहे सांप हो, कोई भी हो, चाहे घड़ियाल हो, ये जितने भी सरीसृप होते हैं ये सारे के सारे सब वर्टिब्रेटा में आते हैं। ठीक है, इसके अलावा जितने भी पक्षी हैं, है ना, जो भी उड़ने वाले जो पक्षी होते हैं वो सभी पक्षी भी किस में आएंगे? वर्टिब्रेटा में आएंगे। और आखिरी में मैमल्स, मतलब मैमल्स भी जो हैं वो किस में आएंगे? वो भी वर्टिब्रेटा में आएंगे। मैमल्स का मतलब स्तनधारी, जिनके क्या होते हैं? स्तन होते हैं। ठीक है ना, जो अपने बच्चों को दूध पिला सकते हैं और क्या करते हैं? बच्चे पैदा करते हैं, अंडे नहीं देते हैं, है ना। स्तनधारी कौन है? वो बच्चे देते हैं। स्तनधारी बच्चे देते हैं और अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। ठीक है, वो किसमें आते हैं? स्तनधारी में आते हैं। तो ये जो 5 तरह की कैटेगरी मैंने आपको बताई, ये सब के सब किसमें आते हैं बेटा? वर्टिब्रेटा में आते हैं, कशेरुकी में आते हैं। ठीक है ना, ये 5 तरह कैटेगरी अभी आगे चल करके फिर से डिस्कस करेंगे, टेंशन नहीं लो। मेरे बताने का मतलब क्या कि वर्टिब्रेटा थोड़ा बड़ा है। जैसे हम लोगों ने देखा था कि पूरे फाइलम में सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा फाइलम कौन सा? आर्थ्रोपोडा। दूसरा सबसे बड़ा फाइलम कौन है? मोलस्का। ठीक है ना, लेकिन जो वर्टिब्रेटा ये तीसरे नंबर पे आ सकता है, नहीं भी आ सकता है। लेकिन जो कह सकते हैं कि क्या जो मैच्योरिटी है, वो मैच्योरिटी कहां से आती है, या फिर जो क्या बोलते हैं, इवोल्यूशन बोलते हैं ना, उद्भव, जो विकास है, वो विकास कहां हो रहा है? वर्टिब्रेटा में हो रहा है। क्यों? पहले जीव जंतु खाली कहां थे? पानी में, फिर पानी से कहां आ गए? जमीन में, फिर वो सरीसृप, फिर सरीसृप से फिर वो क्या हो गए? फिर वो पक्षी बन गए, आसमान में उड़ने लगे, आकाश में उड़ने लगे। और फिर धीरे धीरे क्या हुआ
कि जो स्तनधारी है, जैसे चमगादड़ है स्तनधारी है, ब्लू व्हेल जो ब्लू व्हेल मछली है वो भी क्या है, स्तनधारी है ना, कंगारू क्या है, स्तनधारी है। तो ये फिर धीरे धीरे इस तरीके से विकास हुआ, है ना। फिर ह्यूमन भी इसी में आए, तो ह्यूमन भी, मनुष्यों को भी, हम लोगों को भी किस में रखा जाता है बेटा, वर्टिब्रेटा में ही रखा जाता है। क्लियर है ना। तो ये सब सभी में क्या पाया जाता है, एक अंतः कंकाल पाया जाता है जो शरीर को क्या देता है, आकार प्रदान करता है। ठीक, तो फिर से समझते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि जो ये जंतु है इसमें क्या पाया जाएगा, मेरुदंड पाया जाएगा जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और क्या पाया जाएगा, अंतः कंकाल पाया जाएगा। क्लियर है। इस कारण से जंतुओं में क्या होता है, जंतुओं में पेशियों का क्या होता है, वितरण अलग अलग होता है। ठीक है। यह एवं पेशियां क्या है, कंकाल से जुड़ी होती हैं, जो किसमें मदद करती हैं, जो चलने में मदद करती हैं। किसमें मदद, सहायता करती है, चलने में सहायता करती हैं। ठीक है ना। वहीं यहां पर भी आ जाएगा कि कैसे होते हैं, द्विपार्श्व समिति होती है। मैंने आपको बताया द्विपार्श्व समिति क्या है, त्रिकोरिक होते हैं। ठीक, कैसे होते हैं, त्रिकोरिक होते हैं, और देहगुहा भी पाई जाती है। ठीक है, देहगुहा भी पाई जाती है। तो द्विपार्श्व समिति होते हैं। द्विपार्श्व समिति का मतलब हमने अभी आपको बताया था कि किसी जीव जंतु को किसी एक अक्ष से काटेंगे तो क्या होगा, दो अलग बराबर बराबर समान भागों में उस जंतु का जो शरीर है वो विभाजित हो जाएगा। त्रिकोरिक का मतलब क्या है, तीन तरह की स्तर पाई जाती है, बाह्य स्तर, ठीक है ना, फिर मध्य स्तर और अंतः स्तर। बाह्य स्तर को क्या बोलते हैं, बाह्य स्तर को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक्टोडर्म, मध्य स्तर को मीजोडर्म और अंतः स्तर को एंडोडर्म। तो इस तरह से तीन तरह की जर्म लेयर पाई जाएंगी, तीन तरह का स्तर पाया जाएगा, तो उसको क्या कहते हैं बेटा, त्रिकोरिक कहते हैं। ठीक है ना। और देहगुहा पाई जाती है। इनमें ऊतकों और अंगों का जटिल विभेदन पाया जाता है। ठीक है ना, इनमें ऊतकों और अंगों का जटिल विभेदन पाया जाता है। अब अगला पॉइंट समझेंगे क्या कह रहा है। सभी कशेरुकी जो जीव होते हैं इसमें निम्नलिखित लक्षण पाए जाते हैं, जैसे नोटोकॉर्ड। यही नोटोकॉर्ड आगे चल करके किसमें बदल जाएगी बेटा, मेरुदंड में। नोटोकॉर्ड आगे चल करके किसमें बदल जाएगी, मेरुदंड में। देखो लिखा ही हुआ यहां पे, है ना, कि क्या है, नोटोकॉर्ड है, फिर क्या किसमें बदल गई है, कशेरुक दंड में एवं मेरुदंड में। ठीक है। त्रिकोरिक शरीर पाया जाता है, यहां पर आप इसको डिस्कस कर चुके थे, और देहगुहा भी पाई जाती है। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, यहां पर इसको लिख सकते हैं। ठीक है। अब अगर बात करते हैं, हमने आपको बताया था इसको आगे चलकर कितने भागों में बांटा गया, 5 उपवर्गों में इसको आगे चलकर के बांटा गया है। सबसे पहला ऊपर क्या हो जाएगा, मत्स्य, दूसरा जल स्थल चर, जल स्थल चर, इन्हीं को बोलते हैं उभयचर। क्या कहते हैं, उभयचर कहते हैं। वहीं फिर तीसरे नंबर पे सरीसृप आ जाएंगे, फिर पक्षी वर्ग आ जाएगा, और फिर स्तनपायी आ जाएंगे, स्तनधारी जीव जंतु आ जाएंगे। तो आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि हर तरह के आपको यहां पर जो है चीजें दिखाई गई है। देखो ये वाला क्या है, ये कौन सा वर्ग हो गया, ये कौन सा वर्ग, ये हो गया मत्स्य वर्ग। कौन सा वर्ग है ये मत्स्य वर्ग है। ठीक है। वहीं जब हम बात करेंगे मत्स्य वर्ग के बाद क्या आ जाएगा, उभयचर। अब उभयचर कौन होते हैं, उभयचर ऐसे जीव जंतु होते हैं जो जल में भी रहें और पानी में भी रहें। ठीक है। अब जैसे कछुआ है, ठीक है, ये क्या है, कछुआ है, जल में भी रहता है और पानी, और जो है भूमि में भी रहता है। मतलब हमने कहा जल में भी रहे और पानी में भी रहे, है ना, जो जल में भी रहें और भूमि में भी रहें, दोनों में। इसीलिए लिखा हुआ है क्या, जल और स्थलचर। स्थलचर का मतलब क्या हो गया, भूमि में, जमीन में, उनको क्या कहते हैं, उभयचर कहते हैं। ठीक है। जैसे मेढक हो गया, अब मेढक यहां पे नहीं है। ठीक है। तो जैसे कि क्या हो गया, मेढक हो गया, जैसे ये देखो ये आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये किसमें आ गया, उभयचर में आ गया। वहीं अगर आप बात करोगे फिर किसकी, रेप्टाइल्स की, तो कछुए को किसमें रखते हैं, रेप्टाइल्स में रखते हैं। हालांकि कछुआ जो है वो पानी में भी रहता है और जमीन में बहुत कम देखा गया है ना। जमीन में फिर वो सर्वाइवलिटी की जो कैपेसिटी है ना, क्षमता, वो कम हो जाती है। तो इसलिए क्या किया गया, कछुए को किसमें रखा गया, सरीसृप में। किसमें रखा गया है, सरीसृप में रखा गया है। ठीक है। और वहीं जैसे मेढक है, मेढक सबसे बढ़िया उदाहरण किसका है, उभयचर का। ठीक है ना। मेढक सबसे बढ़िया उदाहरण किसका है, उभयचर का। आप लोगों ने अक्सर देखा भी है, बहुत बढ़िया उदाहरण भी है ना, आपको आसानी से याद हो जाएगा। वहीं फिर क्या आ जाएगा, पक्षी वर्ग आ जाएगा, जिसमें सभी तरह के पक्षियों को क्या किया जाता है, रखा जाता है। ठीक है। फिर वे चाहे ब्लू व्हेल मछली हो, ठीक है, या फिर ह्यूमन हो, इन सभी को किसमें रखा जाता है, स्तनधारी में रखा जाता है। तो इस तरह से जो वर्टिब्रेटा है उसको आगे चल करके 5 उपवर्गों में विभाजित किया जाता है।
पहला मत्स्य वर्ग, जिसमें क्या आती है, मछलियां आती है, विभिन्न प्रकार की जो मछलियां हैं उसको बेटा मत्स्य वर्ग में रखते हैं। फिर इसके बाद उभयचर आते हैं, ऐसे जीव जंतु जो जल में भी रहें और जो स्थल में भी रहें, जमीन में भी रहें, भूमि में भी रहें और जल में भी रहें, उसको क्या बोलते हैं, उभयचर बोलते हैं, जैसे कि मेढक हो गया। इसके बाद फिर सरीसृप वर्ग आता है, जिसमें जितने भी सांप हैं, कछुआ है, ठीक है, और चाहिए मगरमच्छ ले लो, ये सब किस में आ जाएंगे, सरीसृप में आ जाएंगे। ठीक है, अभी एक एक करके आगे दिखाएंगे भी आपको। और फिर जो चौथा वर्ग आएगा वो कौन सा वर्ग आ जाएगा, पक्षी वर्ग आ जाएगा, जिसमें विभिन्न प्रकार के जो पक्षी है वो किसमें, पक्षी वर्ग में रखे जाते हैं। और सबसे जो आखिरी होगा वो क्या होगा, स्तनधारी है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें मनुष्य भी आते हैं, इसके अलावा ब्लू व्हेल मछली भी आती है, चमगादड़ भी आते हैं, कंगारू भी आते हैं। तो विभिन्न प्रकार के हैं जो किसमें रखे जाते हैं, जो वर्टिब्रेटा में, कशेरुकी में रखे जाते हैं। क्लियर है। अब जैसे आप देख लो यहां पे चित्र के माध्यम से, ये जितनी भी बेटा यहां पर विभिन्न प्रकार की आपको मछलियां दिखाई दे रही हैं, ये सभी के सभी किसमें आएंगी, इनको किसमें रखा जाएगा, इनको जो मत्स्य वर्ग में रखा जाएगा। वही आप ये देखो, जैसे मेढक है या फिर ये सैलामेंडर है, ये टोड है, तो ये जितने भी जीव जंतु हैं ये किसमें रखे जाएंगे, उभयचर में रखे जाएंगे। तो ये किसमें रखा जाएगा, ये उभयचर में रखा जाएगा। ठीक है ना, उभयचर में रखा जाएगा। और इनको किस में रखा जाएगा, इनको मत्स्य वर्ग में रखा जाएगा। ठीक है ना, किस में रखा जाएगा, मत्स्य वर्ग में रखा जाएगा, और इनको उभयचर वर्ग में रखा जाएगा। वहीं जब आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं ये जो कैटेगरी है जिसमें क्या किया गया है, विभिन्न प्रकार के आपको यहां पर सांप दिख रहे हैं, ये घड़ियाल दिख रहा है, आपको ये मगरमच्छ दिख रहा है, ये कछुआ है। ठीक है ना, तो ये जो विभिन्न प्रकार के जो जीव जंतु हैं इनको किस में रखा जाएगा, इनको सरीसृप वर्ग में रखा जाएगा। किस में रखा जाएगा बेटा, सरीसृप वर्ग में रखा जाएगा। और यहां जो विभिन्न प्रकार के जो पक्षी हैं इनको किस में रखा जाएगा, पक्षी वर्ग में रखा जाएगा। तो ये तो बहुत ही आसान है ना। लेकिन चमगादड़ को पक्षी वर्ग में ना रख के किस में रखते हैं, स्तनधारी में रखते हैं। तो ये बात आप यहां पर याद रखेंगे। ठीक है, अब यहां पर आपको ये जितने भी जीव जंतु दिखाई दे रहे हैं, ये सभी जीव जंतुओं को किस में रखा जाता है, स्तनधारी में रखा जाता है। इन सभी को किस में रखा जाएगा, स्तनधारी में रखा जाएगा। फिर वो चाहे देखो यहां पर ये ब्लू व्हेल है, ये घोड़े हैं, यहां पर मनुष्य हैं, हाथी है, ठीक है ना, और भी आपको विभिन्न प्रकार के यहां पर आपको चित्र दिखाई दे रहे हैं, आप यहां पर भी देख सकते हैं। ये सब किस में आते हैं, ये सब स्तनधारी में आते हैं। ठीक है ना, तो स्तनधारी अपने आप में एक बड़ा ग्रुप है जिसको हम लोग आगे चल करके आगे आने वाले लेक्चर में आराम से एक एक करके सभी के पॉइंट को डिस्कस करेंगे। मत्स्य वर्ग क्या होता है ये भी देखेंगे। ठीक है, उभयचर क्या होता है उसकी परिभाषा भी समझेंगे। उसके आने वाले पॉइंट जो हैं, जो आपको एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, उनको भी देखा जाएगा। ठीक है ना, फिर वो पक्षी वर्ग में क्या क्या आएगा, या फिर वो सरीसृप वर्ग में क्या क्या आएगा, या फिर स्तनधारी में कौन कौन से पॉइंट हमको लिखने हैं, वो हम लोग आगे आने वाले लेक्चर में वहां पर उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, अभी यहां पर हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग यहां पर कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और ये वो क्वेश्चन है जो अभी तक आपने जितना कुछ भी पढ़ लिया है, जितना भी आप लोगों ने अभी तक पढ़ लिया है, उसको हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे। देखते हैं आप लोगों को चीजें याद हैं कि नहीं याद हैं। तो एक तरीके से ये क्वेश्चन के फॉर्म में रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, और आप लोग यहां पर, क्योंकि घर में तो आप लोग रिवाइज करते नहीं है ना, टाइम ही नहीं है भाई, क्या किया जाएगा इसमें, आपकी गलती थोड़े है, आपकी गलती कहां है ना, टाइम ही नहीं है भाई रिवाइज करने का, पहले पढ़ लेने का, तो यही एक बड़ी बात है। क्यों भाई, तो चलो भाई कोई बात नहीं, आपके पास टाइम नहीं तो क्या हुआ, आखिर हम लोग हैं किस लिए, आप लोगों के लिए ही तो हैं, है ना। देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सीलेंट्रेटा के सदस्यों में पाए जाने वाले निमेटोब्लास्ट हमने आपको पढ़ाया सीलेंट्रेटा में। ठीक है ना, अब जिन बच्चों ने लेक्चर देख लिया तो उनको तो समझ में आ रहा होगा कि निमेटोब्लास्ट क्या है, लेकिन जिन्होंने लेक्चर नहीं देखा है वो जाकर के सीलेंट्रेटा वाला लेक्चर देखेंगे। ठीक है ना, तो उसको देखेंगे और फिर वहां पे समझेंगे कि ये जो निमेटोब्लास्ट है किस चीज में मदद करता है। तो ये पोषण में भी मदद करता है, और प्रचलन में भी मदद करता है, सुरक्षा में भी मदद करता है। इसका मतलब ABC तीनों में मदद करता है। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, इसका डी ऑप्शन यहां पर बेटा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो निम्न विकल्पों में से मेटाजोआ में किस फाइलम में सिर्फ 2 जर्म स्तर पाया जाता है। अब ये 2 जर्म स्तर क्या हो गया, 2 जर्म जो अभी हमने आपको बताया
कि दो जन्म का मतलब क्या है, एक हो जाएगी बाह्य, एक हो जाएगा बाह्य स्तर और दूसरा हो जाएगा अंतः स्तर। मध्य स्तर यहां पर नहीं पाया जाएगा, ठीक है ना, मध्य स्तर यहां नहीं होगा क्योंकि दो जन्म ले रहे हैं ना। तो जो बाह्य स्तर है उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे एक्टोडर्म, और जो अंतः स्तर उसको क्या बोलेंगे, एंडोडर्म। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, एक्टोडर्म हो गया और एंडोडर्म हो गया। तो क्या हो गया, दो तरह का जर्म स्तर हो गए, जिसमें तीन जर्म स्तर होगा, मतलब मध्य स्तर भी होगा, मेसोडर्म होगा, उसको त्रिकोरिक बोलेंगे, इसको द्विकोरिक बोलेंगे। तो अब यहां पर पूछा गया है कि कौन सा ऐसा फाइलम है जिसमें क्या पाई जाती है, सिर्फ दो जर्म स्तर पाई जाती हैं। तो कौन सा है बेटा, सीलेंट्रेटा एक ऐसा फाइलम है जिसमें क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ दो तरह के जर्म स्तर होते हैं, बाकी सब में आपको तीन तरह का जर्म स्तर देखने को मिल जाएगा। ठीक है ना। अब सीलेंट्रेटा देख रहे हो तो पोरीफेरा छूट गया, तो पोरीफेरा से भी क्वेश्चन है कि पोरीफेरा में पाए जाने वाले नलिका तंत्र के मदद में ऐसी कौन सी क्रिया है या कौन सी क्रियाएं हैं जो संपन्न होती हैं। तो जो नलिका तंत्र पाया जाता है पोरीफेरा में, वो कौन कौन सी क्रियाओं में मदद करता है या कौन सी एक क्रिया में मदद करता है। तो आपको पता है कि ये जो नलिका तंत्र है पोषण में भी मदद करता है, श्वसन में भी मदद करता है और उत्सर्जन में मदद करता है। इसका मतलब सभी में मदद करता है, इसका मतलब डी ऑप्शन यहां पर आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से किस में दंश कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है ना। अब ये दंश कोशिकाएं क्या हैं, तो अब आप जब पिछला लेक्चर उठा करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि दंश कोशिकाएं क्या होती हैं, है ना। दंश कोशिकाएं कहां होती हैं, यहां पूछा गया किस फाइलम में पाई जाती हैं, तो दंश कोशिकाएं पाई जाती है निडेरिया में। ठीक है ना। किस में मदद करती हैं, तो सुरक्षा प्रदान करती हैं। ठीक है ना, सुरक्षा प्रदान करती हैं ये दंश कोशिकाएं। तो जहां पर निडेरिया पढ़ाया है आप उस फाइलम को जाएंगे, उस फाइलम को देखेंगे, वहां पर दंश कोशिकाएं क्या हैं, निडेरिया के बारे में पूरा का पूरा लेक्चर आप वहां पर पढ़ेंगे। मैं जानबूझ के नहीं बता रहा हूं, क्यों, क्योंकि आप निडेरिया के बारे में सारा का सारा वहां पर जाकर के पढ़ोगे। यहां पर सिर्फ बताएंगे तो सिर्फ दंश कोशिका के बारे में बताएंगे, लेकिन निडेरिया के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो उसके पहले जरूरी क्या है कि निडेरिया जिस जो है लेक्चर में पढ़ाया गया था, शायद 7वां लेक्चर होगा, 7वां या 8वां लेक्चर होगा, तो वहां पर जाकर के आप निडेरिया के बारे में पढ़ेंगे तो दंश कोशिकाओं के बारे में भी पता चलेगा। इसके अलावा और जो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जो निडेरिया के अंतर्गत रखे गए हैं उनके बारे में भी आपको वहां पर जानकारी होगी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से किस समुदाय में सबसे अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। तो सबसे अधिक प्रजातियां अभी मैंने आपको डिस्कस किया था कि जो सबसे अधिक प्रजातियां किस में पाई जाती हैं, आर्थ्रोपोडा में पाई जाती हैं। आर्थ्रोपोडा जो है वो सबसे बड़ा फाइलम है। ठीक है ना। और अब यहां पर क्या लिखा है, मोलस्का लिखा है, मोलस्का दूसरे नंबर पे आता है। ठीक है ना, सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है। सबसे बड़ा फाइलम क्या है, ऑर्थोपोडा है। ऑर्थोपोडा क्या है, फर्स्ट लार्जेस्ट है। ऑर्थोपोडा क्या है, फर्स्ट लार्जेस्ट है, वही मोलस्का क्या है, सेकेंड लार्जेस्ट है। क्लियर है। चल, नेफ्रीडिया, नेफ्रीडिया क्या है, उत्सर्जी अंग के रूप में होता है। ठीक है ना, हमने आपको बताया था नेफ्रीडिया है, ज्वाला कोशिकाएं हैं, मेलपिगियन ट्यूब्यूल हैं, मेटानेफ्रीडिया हैं, ये सब क्या है, ये सब उत्सर्जी अंग होते हैं। तो नेफ्रीडिया किसका उत्सर्जी अंग है, पोरीफेरा का है, एनेलिडा का है, कॉर्डेटा का है या वर्टिब्रेटा का है। तो वर्टिब्रेटा उपसंग तो हमने आपको आज ही पढ़ाया है, वर्टिब्रेटा का तो है नहीं, वर्टिब्रेटा में तो हमने आपको नेफ्रीडिया के बारे में बताया नहीं है। ठीक है, किसका होता है, एनेलिडा का है। किसका है, एनेलिडा का है। ठीक है, तो एनेलिडा में जो उत्सर्जी अंग पाया जाता है उसको क्या कहते हैं, नेफ्रीडिया कहते हैं। वही ज्वाला कोशिकाएं जो हैं, फ्लेम सेल्स, जिनको ज्वाला कोशिकाएं हिंदी में कहते हैं, अंग्रेजी में फ्लेम सेल्स कहते हैं। तो अब आप बताओ जरा हमको, जो फ्लेम सेल्स हैं, फ्लेम सेल्स मतलब कि ज्वाला कोशिकाएं, ज्वाला कोशिकाएं, ये किसका उत्सर्जी अंग होता है, बताओ। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि जो ज्वाला कोशिकाएं हैं मतलब फ्लेम सेल्स हैं, वो किसका उत्सर्जी अंग होता है, कौन से फाइलम का उत्सर्जी अंग ज्वाला कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, ये आप हमको कमेंट करके बताएंगे। किस जंतु में उत्सर्जी अंग के रूप में, लो क्वेश्चन आ गया क्वेश्चन तो यहां पे दे ही रखा है, हालांकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो लेकर के तो आएंगे ही भाई आपके लिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। तो कह रहा है किस जंतु में उत्सर्जी अंग के रूप में ज्वाला कोशिकाएं पाई जाती हैं। क्या करें भाई, इसको बता दें, इसको बता दें। अब यहां पे देखो फाइलम नहीं दिया गया है,
आप हमको कमेंट करके फाइलम का नाम बताएंगे। यहां पर तो क्या दिए गए, सारे उदाहरण दिए गए हैं। चलो ये एक अच्छी चीज है, अगर यहां पर फाइलम दिया गया होता तो आपका होमवर्क फिर ये खत्म हो जाता ना, मैं ही आपको होमवर्क कर देता। तो आप हमको होमवर्क में क्या बताएंगे कि ज्वाला जो कोशिकाएं हैं, फ्लेम सेल्स जो हैं, ये उत्सर्जी अंग के रूप में हैं, लेकिन किस फाइलम की हैं। ठीक है ना, यहां पर जंतु दिए गए तो हम आपको बता दे रहे हैं टेप वॉर्म। जो टेप वॉर्म है, जिसको क्या कहते हैं हिंदी में फीताकृमि, हालांकि ये अंग्रेजी शब्द है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, फीताकृमि कहते हैं। ठीक है ना, फीताकृमि। तो फीताकृमि में जो है क्या पाई जाती है, ज्वाला कोशिकाएं पाई जाती हैं उत्सर्जी अंग के रूप में। क्लियर है ना। अब ये फीताकृमि किस फाइलम में आता है, उस फाइलम का नाम आप हमको कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, चलो अब देखो ये कितना बढ़िया है ना, कितना बड़ा क्वेश्चन लग रहा होगा देखने में। सर ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, कैसे होगा, यूं होगा। कैसे होगा, यूं, चुटकियों में सॉल्व होगा। और कौन करेगा, हम नहीं करेंगे, आप करेंगे इसको, और आप करेंगे वो भी चुटकियों में। कैसे, देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ये सूची 1 है, ये सूची 2 है। ठीक है ना, हालांकि यहां पर भी 1 लिखा हुआ है, तो आप लोग इसको यहां पर क्या कर देंगे, 2 कर देंगे ऐसे। ठीक, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ठीक, अब देखो यहां पर क्या आ गया, ये सारे के सारे फाइलम दिए हैं और ये उसके उदाहरण दिए हैं। इस तरह के क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, आज का होमवर्क भी मैंने आपको बताया था क्या, कि आप लोग क्या करेंगे, ऐसे हेडिंग डालेंगे फाइलम और सारे फाइलम लिखेंगे। यहां पर खाली हम 4 फाइलम आपके लिए लाए, लेकिन आप लोग क्या करेंगे, आप लोग जितने 10 के जो 10 फाइलम है वो सारे आप लोग लिखेंगे, और उसके जो उदाहरण है वो भी आप लोग सारे वहां पर लिखेंगे। ये इस तरीके से एग्जाम में ही पूछा जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, और ऐसा करने से क्या होगा, आपको सारे के सारे फाइलम याद भी हो जाएंगे और उनके उदाहरण भी याद हो जाएंगे। ठीक है ना, तो ये आप लोग होमवर्क में जरूर करेंगे। ठीक, अब देखो पोरीफेरा है, तो पोरीफेरा फाइलम के अंतर्गत कौन सा उदाहरण आता है, अगर आपको याद है तो स्पंज आता है। मतलब ए का क्या हो जाएगा, नंबर 4 हो जाएगा। ढूंढो कहीं दिया है, ए का नंबर 4 यहां भी दिया है और यहां भी दिया है। ये गलत हो गया और ये गलत हो गया, इसका मतलब सी और डी नहीं हो सकते, या तो ए होगा या बी होगा। आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है कि जो सीलेंट रेटा है, सीलेंट रेटा में क्या मिलेगा, सीलेंट रेटा में मिलेगा हाइड्रा। इसका मतलब बी का कौन सा हो गया, नंबर 3। तो बी में 3 इधर भी दिया है और इधर भी दिया है, कोई बात नहीं। आगे देखते हैं, प्लेटीहेल्मिन्थीस। प्लेटीहेल्मिन्थीस में क्या आ जाएगा, प्लेटीहेल्मिन्थीस में आ जाएगा फीताकृमि। क्या आ जाएगा, फीताकृमि। तो मतलब सी का क्या हो गया, 1। अब सी का 1 इधर भी लिखा है और इधर भी लिखा है। चलो निमेटोडा में क्या आ जाएगा, बचा नंबर 1, ये गोलकृमि। तो डी का क्या हो गया, डी का हो जाएगा दूसरा। तो डी का दूसरा यहां लिखा है, यहां पर सेम ऑप्शन रिपीट हो गया है। हालांकि 2 यहां हो सकता था, 1 यहां हो सकता था, तो ये क्या हो जाता, गलत। तो सही क्या होगा, ये वाला जो ऑप्शन है, ये बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, ठीक, तो बी जो बी वाला ऑप्शन है वो यहां से सही हो जाएगा। और आप इस तरह के क्वेश्चन को बहुत आसानी से तब सॉल्व कर पाएंगे। देखने में बहुत टफ लग रहा है, लेकिन जितना ज्यादा ये टफ लग रहा है उतना ही कहीं ज्यादा ये आसान है। क्यों, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक तरफ फाइलम दिए गए हैं और दूसरी तरफ उसके उदाहरण दिए गए हैं। अगर आपको सारे फाइलम याद हैं और फाइलम के उदाहरण याद हैं तो ये क्वेश्चन कैसे लगेगा, चुटकियों में, है ना। चलो, कह रहा पादप जगत के उभयचर। अब उभयचर की हम लोगों ने चर्चा करी थी अभी जंतुओं में, कि जंतुओं में उभयचर कौन होता है। तो उभयचर में हम लोगों ने देखा था कि ऐसे जीव जंतु जो जल में भी रहते हो और भूमि में भी रहते हो, उसको क्या कहते हैं, उभयचर कहते हैं। और जैसे कि मेढक हो गया, टोड है, ये सब किस में आते हैं, उभयचर में आते हैं। लेकिन यहां पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पादप जगत के उभयचर, तो क्या पेड़ पौधों में भी कोई उभयचर आता है। तो हम जब आपको पढ़ा रहे थे प्लांटी के बारे में, वहां पर हमने आपको बताया था इसको क्या कहते हैं, पौधों का उभयचर कहते हैं। तो प्लांटी में ऐसा कौन सा वर्ग है या ऐसा कौन सा उपवर्ग है जो किसमें आता है, उभयचर की श्रेणी में आता है, वो है कौन सा बेटा, ब्रायोफाइट। कौन सा है वो, ब्रायोफाइट है। ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आने वाले जो पेड़ पौधे होते हैं वो जल में भी रहते हैं और भूमि में भी रहते हैं। इस वजह से ब्रायोफाइटा को क्या कहते हैं, पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि प्रोटोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा। अब ये तो हम लोगों ने आज ही पढ़ा है, तो ये आप लोग इसको तो बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं जो नए बच्चे हैं मेरे, है ना। क्या कह रहा है, प्रोटोकॉर्डेटा
और वर्टिब्रेटा फाइलम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलो करते हैं विचार। पहला कथन क्या कह रहा है? पहला कथन कह रहा है कि नोटोकॉर्ड जो है, क्या है? जो नोटोकॉर्ड है, यह नोटोकॉर्ड प्रोटोकॉर्डेटा वर्ग के जंतुओं का एक लक्षण है। तो बताओ भाई, क्या यह पॉइंट सही है? क्या यहां पर सही लिखा हुआ है कि जो नोटोकॉर्ड है वो प्रोटोकॉर्डेटा वर्ग के जंतुओं का लक्षण है? क्या यही पढ़ा है? बिल्कुल सही बात है। तो पहला कथन क्या हो गया? सही हो गया। अब देखते हैं दूसरा कथन क्या कह रहा है। कह रहा है वास्तविक मेरुदंड। क्या कह रहा है? वास्तविक में तो सिर्फ मेरुदंड में टिक करते हैं ना। जो मेरुदंड है, जो मेरुदंड की उपस्थिति है वो वर्टिब्रेटा जंतुओं का एक लक्षण है। तो क्या जो मेरुदंड है वो वर्टिब्रेटा जंतुओं का लक्षण है? हाँ है, बिल्कुल सही बात है। तो कथन 2 भी सही हो गया। इसका मतलब कथन पहला भी सही है और कथन दूसरा भी सही है। अब देखते हैं ऑप्शन क्या है। ऑप्शन में कह रहा है केवल 1 नहीं, केवल 2 नहीं, 1 और 2। ये वाला क्या हो गया? ये वाला क्या हो गया भाई साहब? सही हो गया। तो ये हो गया 1 और 2 दोनों, क्योंकि कथन 1 भी सही है और कथन दूसरा भी सही है। तो 1 और 2 दोनों सही है, मतलब कि जो सी ऑप्शन है ये क्या हो गया? ये करेक्ट हो गया। ठीक है, ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फिर देखो ऐसा ही कुछ आ गया। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से वर्टिब्रेटा फाइलम के हिस्से हैं? तो ये आपको एक श्रेणी यहां पर दी गई है और आपको बताना है कौन कौन से जो उपवर्ग यहां पर दिए गए हैं ये वर्टिब्रेटा में पाए जाते हैं। तो क्या मत्स्य पाया जाता है? बिल्कुल सही बात। जल स्थलचर पाए जाते हैं, सरीसृप पाए जाते हैं, पक्षी वर्ग पाए जाते हैं, स्तनधारी भी पाए जाते हैं। मतलब ये पांचों के पांचों क्या है? सही है। अब देखते हैं ऑप्शन। केवल 1, 2 और 3 नहीं भाई, पांचों सही है ना। पांचों सही है। मत्स्य भी है, जल स्थलचर भी है, सरीसृप भी है, पक्षी भी है, स्तनपायी भी है, सारे के सारे सही है ना। तो क्योंकि सारे के सारे क्या हैं? ये सब सही है। तो देखो ऑप्शन कहां पर है। केवल 2, 3, 4 गलत, केवल 3, 4, 5 गलत, 1, 2, 3, 4, 5। इसका मतलब ये क्या हो गया? ये वाला सही हो गया। ठीक, 1, 2, 3, 4, 5 मतलब जो डी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो कैसा लगा आपको लेक्चर? आप कमेंट करके जरूर हमको बताएंगे कि आज का लेक्चर आपको कैसा लगा। आज हम लोगों ने प्रोटोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा को पढ़ा, उसके आने वाले जो क्वेश्चंस हैं उनको भी समझा। ठीक है, और इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को भी रिवाइज किया। लेक्चर कैसा लगा आप हमको कमेंट करके जरूर बताएंगे। ठीक है, और आपको जो होमवर्क है उसको नहीं भूलेंगे, होमवर्क को नहीं भूलेंगे, समझे? जो आपका आज का होमवर्क है जिसको कहते हैं गृह कार्य, गृह कार्य मतलब घर का काम, वो क्या है कि आप एक ऐसे टेबल बनाएंगे। ठीक है, यहां पर लिखेंगे सूची 1 और यहां पर लिखेंगे सूची 2। ठीक, इस तरीके से आप क्या करेंगे? एक टेबल बनाएंगे और यहां पर आप लिखेंगे फाइलम और यहां पर क्या लिखेंगे? उदाहरण। ठीक है, और इस तरीके से जितने भी फाइलम है 1, 2, 3, 4, 5 और डॉट डॉट जितने भी फाइलम हैं उन सभी फाइलम के नाम लिखेंगे और फिर उसके जो भी उदाहरण है उसके क्या करेंगे? उदाहरण लिखेंगे। ये क्या है? आपका आज का होमवर्क है। ठीक है, तो मिलते हैं बेटा हम लोग अब आगे लेक्चर में, जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम लोग वर्टिब्रेटा के अंतर्गत आने वाले जो उपवर्ग हैं जैसे कि मत्स्य है, ठीक है, उभयचर है जो जल और स्थलचर दोनों होते हैं, इसके बाद जो सरीसृप है, फिर इसके बाद कौन सा है? पक्षी वर्ग है और फिर स्तनधारी है। तो 5 जो उपवर्ग हैं, इन 5 उपवर्ग को आने वाले लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे और उनसे जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनको भी वहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए मिलते हैं आगे आने वाले लेक्चर पे। थैंक यू मेरे प्यारे प्यारे बच्चों।